हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो भाई आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू लेक्चर सीरीज जो कि होगी डॉट नेट ब्लेजर के ऊपर। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आज की हमारी मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट हुई हुई है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है जिसकी वजह से अब डॉट नेट ब्लेजर को मार्केट के अंदर यूज़ किया जा रहा है। और ये जो ब्लेजर है, डॉट नेट ब्लेजर, इसके इंट्रोड्यूस होने के बाद ये जो हमारा डॉट नेट है इसको एक बहुत अच्छा बूस्ट मिला है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि भाई ये डॉट नेट ब्लेजर क्या होता है, क्यों इसको यूज़ किया जाता है, क्या इसकी खासियत है और क्यों ये मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो इसका इंट्रोडक्शन आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे और फिर आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको हम मजीद आगे लेके चलेंगे। मतलब कंप्लीट एक प्लेलिस्ट हम यहाँ पे बनाएंगे टाइम टू टाइम। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस प्लेलिस्ट को एंड तक आपने वॉच करना है ताकि आपको एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि भाई जिस तरह से आपको पता है इस तरह की लेक्चर सीरीज बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो एक यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और जो भी कंफ्यूजन है वो टाइम टू टाइम कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछते रहना। तो चलिए अब हम अपना इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट ब्लेजर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट ब्लेजर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, हाउ आर डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस डेवलप टुडे। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास आज के टाइम पे किस तरह से डेटा ड्रिवन वेब एप्लीकेशंस डेवलप होती हैं। भाई सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये डेटा ड्रिवन वेब एप्लीकेशंस होती क्या है, क्योंकि अक्सर ये जो वर्ड आ जाता है ना वेब एप्लीकेशन के साथ, डेटा ड्रिवन, अक्सर स्टूडेंट्स अक्सर इसमें जो इसको सीख रहे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई देखो, डेटा ड्रिवन वेब एप्लीकेशन का मतलब है कि ऐसी वेबसाइट, ऐसी वेब एप्लीकेशन जिसके अंदर डेटाबेस के जरिए हम अपना वेबसाइट का डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं और डेटाबेस से ही डेटा रिट्रीव करके अपनी वेब एप्लीकेशन में डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। इसका मतलब कि जो डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन होती हैं इसकी जो बैकबोन होता है वो होता है आपका डेटाबेस। और भाई जिस तरह आप सबको पता है कि आज के टाइम पे जितनी भी डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस बनती हैं वो सारी डेटा ड्रिवन वेब एप्लीकेशंस होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डेटाबेस लाजमी यूज हो रहा होता है, क्योंकि वही जो डेटा होता है वो पूरी वेब एप्लीकेशन के अंदर ड्राइव हो रहा होता है, ठीक है। कभी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा होता है, कभी डेटाबेस से डेटा रिट्रीव होकर हमारी वेब एप्लीकेशन में आ रहा होता है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, नाउ अ डेज टू डेवलप अ डेटा ड्रिवन वेब एप्लीकेशन वी नीड टू थिंग्स। मतलब अगर हमें एक डेटा ड्रिवन कंप्लीट डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनानी है तो हमें वहां पे दो चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये हम सबको पता है, एक होता है हमारे पास क्लाइंट साइड लैंग्वेज और एक होता है हमारे पास सर्वर साइड लैंग्वेज। क्योंकि जब भी हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, मतलब वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्लाइंट सर्वर मॉडल का यूज किया जाता है। तो उसके लिए आपको पता है कि हमें कुछ क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए और सर्वर साइड लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो सर्वर साइड लैंग्वेज जिस तरह हम सबको पता है, PHP हो गया, जावा हो गया, C#, पाइथन एक्सेट्रा, बहुत सारी सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं, वो हमें सीखनी होती हैं। और इसके साथ साथ हमें क्लाइंट साइड, मतलब जो जावा स्क्रिप्ट एक हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट साइड के ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर, उसके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, जिस तरह से एंगुलर की बात कर लो, रिएक्ट हो गया, वी हो गया एक्सेट्रा। तो जब भी हमें एक कंप्लीट डेटा ड्रिवन वेब एप्लीकेशन, मतलब एक कंप्लीट डायनेमिक वेबसाइट बनानी होती है, तो हमें एक डेवलपर को क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी आनी चाहिए और सर्वर साइड लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तब जाके हम एक कंप्लीट डेटा ड्रिवन वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन भाई देखो, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, सवाल क्या है यहाँ पे देखो, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई शुड वी लर्न टू डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क्स। मतलब अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि एक डेवलपर को, एक प्रोग्रामर को क्यों दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं एक वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। जिस तरह भाई देखो, अगर मैं सर्वर साइड में से एक लैंग्वेज पिक करता हूं PHP और क्लाइंट साइड से मैं फॉर एग्जांपल लैंग्वेज यूज करता हूं जावास्क्रिप्ट या उसका कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क, तो ये दोनों एक डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। मतलब दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है और डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, क्योंकि एक सर्वर के साथ काम करने के लिए बनाई गई है, एक क्लाइंट साइड के साथ काम करने के लिए बनाई गई है। तो भाई ऐसा क्यों ना हो कि मैं सिर्फ एक लैंग्वेज सीखूं
और वही लैंग्वेज मैं अपने क्लाइंट साइड पे भी इंप्लीमेंट कर लूं और सर्वर साइड पे भी इंप्लीमेंट कर लूं। जिस तरह हम यहाँ पे डॉटनेट की बात कर रहे हैं ना, तो डॉटनेट डेवलपर्स को कौन सी लैंग्वेज आती है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी शार्प प्रोग्रामिंग। तो भाई अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई मैं ये चाह रहा हूं कि सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे आती है, अब उसी को यूज करके मैं सर्वर साइड डेवलपमेंट भी कर लूं और क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी कर लूं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो अब इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। देखो क्या कह रहा है, कैन वी यूज सी शार्प बोथ फॉर सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड वेब डेवलपमेंट। मतलब क्या मैं सी शार्प को सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों के लिए यूज कर सकता हूं? तो जवाब है आपके पास यस। Yes, we can use C Sharp for both client side as well as server side development, and this is possible because of ASP.NET Core Blazor। ठीक है, तो यहां से हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ ब्लेजर का, मतलब यहां पे हमारे पास लॉन्च हुआ ब्लेजर। किस सवाल का आंसर है ये कि भाई अगर हमें सी शार्प को बोथ क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में यूज करना है तो इसके लिए डॉटनेट ने हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है ब्लेजर। मतलब ASP.NET कोर के साथ हम ब्लेजर को यूज करके क्या कर सकते हैं, सी शार्प को क्लाइंट साइड में भी यूज कर सकते हैं और सर्वर साइड में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। फिर यहां पे देखो क्या कह रहा है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लेजर यू कैन नाउ डेवलप क्लाइंट साइड वेब यूजर इंटरफेसेस यूजिंग सी शार्प इंस्टेड ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब भाई अगर हमें क्लाइंट साइड के ऊपर कोई भी यूजर इंटरफेस वगैरह बनाना होता था तो पहले हम जावास्क्रिप्ट यूज करते थे या उसके जो फ्रेमवर्क्स हैं जिस तरह एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, वो यूज करते थे। लेकिन ब्लेजर के आने के बाद, मतलब ब्लेजर के इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या कर सकते हैं, सी शार्प को ही यूज करके क्या कर सकते हैं, वेब के यूजर इंटरफेसेस बना सकते हैं और जिसके अंदर हमें जावास्क्रिप्ट को यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, the C Sharp code can be executed both on the server and in the client browser। मतलब ब्लेजर के आने के बाद हम अपने C Sharp के कोड को सर्वर पे तो पहले भी रन कर सकते थे, लेकिन अब क्लाइंट के ब्राउजर में भी C Sharp का कोड हम रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तब पॉसिबल हुआ जब ब्लेजर हमारे पास मार्केट में आया। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था कि हमारे पास क्लाइंट साइड में भी हम सी शार्प को रन कर रहे हैं, मतलब क्लाइंट साइड के अंदर भी हम सी शार्प लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं और सर्वर साइड में भी हम सी शार्प को यूज कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा कहलाता है ब्लेजर। मतलब ब्लेजर की मदद से हम क्लाइंट साइड पे भी सी शार्प का कोड कर रहे हैं और सर्वर साइड पे भी सी शार्प का कोड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हमें दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब सर्वर साइड के लिए अलग और क्लाइंट साइड के लिए अलग लैंग्वेजेस सीखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो नेटिव लैंग्वेजेस फॉर ब्राउजर। ठीक है भाई, देखो हम जब से वेब डेवलपमेंट की फील्ड में आए हैं तो हमें पता है कि ब्राउजर की जो नेटिव लैंग्वेज है, मतलब ब्राउजर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है, जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, यहां पे देखो कि हमारे जितने भी ब्राउजर्स हैं, ठीक है, उनको कौन सी लैंग्वेज समझ आती है। ठीक है, जिस तरह कंप्यूटर के बारे में अगर हम बात करें तो उसको बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है, लेकिन अगर हम ब्राउजर्स की बात करें तो ब्राउजर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, अभी तक हमें क्या पता है कि जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है। इसका मतलब जो भी कोड हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं ब्राउजर्स उन्हें इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, मतलब इसी तरह से ब्राउजर को बनाया गया है। लेकिन भाई थिंग्स आर चेंजिंग नाउ ब्राउजर सिर्फ जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड नहीं करते, बल्कि जावास्क्रिप्ट के अलावा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं वेब असेंबली, या जिसका शॉर्ट फॉर्म है WASM। मतलब जो ब्राउजर्स हैं आपके पास आज के वक्त के, वो जावास्क्रिप्ट को भी अंडरस्टैंड करते हैं और इसके साथ साथ वो अब वेब असेंबली को भी अंडरस्टैंड करते हैं। और इसी वेब असेंबली का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करता है आपका डॉटनेट ब्लेजर। ठीक है, तो एक पॉइंट यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ब्राउजर्स हैं वो आपके सिर्फ जावास्क्रिप्ट को नहीं, बल्कि जावास्क्रिप्ट के साथ साथ आज के टाइम पे वेब असेंबली को भी अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो अब देखो जिस तरह मैंने बताया कि हम कोडिंग करेंगे किसके अंदर, सी शार्प के अंदर। ठीक है, तो सी शार्प का कोड सर्वर पे तो एग्जीक्यूट होता है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन अब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि जो सी शार्प का कोड है वो क्लाइंट के ब्राउजर पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है, मतलब क्लाइंट साइड पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है। तो वो होता कैसे है भाई, देखो सी शार्प का जो भी कोड होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, वेब असेंबली के अंदर। मतलब सी शार्प का कोड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि सी शार्प का जो कोड है वो वेब असेंबली के अंदर कंपाइल होता है, वेब असेंबली के अंदर ट्रांसलेट होता है, कन्वर्ट होता है, और उसके बाद हमारे जो ब्राउजर्स हैं वो सी शार्प के कोड को अंडरस्टैंड कर पाते हैं।
और भाई एक मजे की बात बताऊं, सिर्फ सी शार्प ही नहीं बल्कि अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज भी यूज कर रहे हो, सी प्लस प्लस, ठीक है, तो उनकी मदद से भी आप क्या कर सकते हो, सी या सी प्लस प्लस का कोड आप वेब असेंबली में कन्वर्ट करो और वो कोड ब्राउजर आपका समझ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहां पे सी शार्प की बात कर रहे हैं, तो सी शार्प का कोड ब्राउजर कैसे समझता है, सी शार्प का कोड पहले वेब असेंबली में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वेब असेंबली को अंडरस्टैंड करते हैं आपके ब्राउजर्स। तो भाई देखो कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे वेब असेंबली के बारे में बताना चाह रहा हूं कि वेब असेंबली बेसिकली होती क्या है। जावास्क्रिप्ट के बारे में तो हम सबको पता है, ठीक है। तो यहां पे देखो पहला पॉइंट, वेब असेंबली जिसको हम शॉर्ट में WASM भी कह सकते हैं, वेब असेंबली इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट रन्स इन वेब ब्राउजर। मतलब वेब असेंबली क्या है, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारे वेब ब्राउजर पे रन होती है, सेम उसी तरह जिस तरह जावास्क्रिप्ट रन होती है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, वेब असेंबली हमारे पास यहां पे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो वेब असेंबली से रिलेटेड, वेब असेंबली इज अ टेक्नोलॉजी दैट लेट्स ब्राउजर रन कोड वेरी फास्ट। मतलब वेब असेंबली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ब्राउजर्स को क्या एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो जो कोड होता है उसको वो फास्टली रन करती है। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, देखो यहां पे क्या कह रहा है, रिटन इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नॉट जस्ट जावास्क्रिप्ट। मतलब ये जो वेब असेंबलीज होती हैं, ठीक है, इनका कोड, मतलब वेब असेंबली में जो कोड कन्वर्ट होता है वो कोड हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। जिस तरह यहां पे मैंने ऊपर क्या बताया कि सी शार्प का कोड हम वेब असेंबली में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो वेब असेंबली हमारे ब्राउजर्स उसको समझते हैं। तो जरूरी नहीं है कि यहां पे सी शार्प हो, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहा है, जिस तरह सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी शार्प हो गया। इसके अलावा दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी अगर इस तरह का काम करना चाह रही हैं कि वो जावास्क्रिप्ट को यूज नहीं करना चाह रहे, मतलब वो चाह रहे हैं कि भाई हम अपना कोड वेब असेंबली में कन्वर्ट करें और वेब असेंबली हमारे ब्राउजर्स अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। फिर यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट वर्क्स अलोंगसाइड जावास्क्रिप्ट नॉट इंस्टेड ऑफ इट। अब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे कह रहा है कि ये जो वेब असेंबली है ना, ये जावास्क्रिप्ट के साथ साथ काम करती है। मतलब वेब असेंबली जावास्क्रिप्ट की रिप्लेसमेंट नहीं है, ये आपने याद रखना है। मतलब जावास्क्रिप्ट अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उसके साथ एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है वेब असेंबली का, जो कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करती हैं अपना कोड वेब असेंबली में कन्वर्ट करवा के, ताकि वेब असेंबली जो है वो ब्राउजर्स के अंदर क्या हो पाए, इंप्लीमेंट हो पाए। तो यहां पे यही कह रहा है, इट वर्क्स अलोंगसाइड जावास्क्रिप्ट नॉट इंस्टेड ऑफ इट, बोथ कैन कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर। मतलब ये जो वेब असेंबली और जावास्क्रिप्ट है ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं और दोनों आपस में साथ काम कर सकती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए वेब असेंबली से रिलेटेड कि वेब असेंबली होती क्या है, ठीक है। तो फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो, अब आते हैं व्हाट इज ब्लेजर, क्योंकि हम यहां पे ब्लेजर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो, ब्लेजर इज अ वेब फ्रेमवर्क, ठीक है। ब्लेजर क्या है, एक वेब फ्रेमवर्क है क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने ये वेब फ्रेमवर्क बनाया है जिसका क्या नाम है, ब्लेजर, दैट लेट्स यू बिल्ड इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन यूजिंग सी शार्प इंस्टेड ऑफ जावास्क्रिप्ट। मतलब मैंने बताया ना कि ब्लेजर एक ऐसा वेब फ्रेमवर्क है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। क्यों डेवलप किया है, ताकि हम इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन बना सकें सी शार्प को यूज करके, मतलब जावास्क्रिप्ट को यूज करके नहीं, सी शार्प को यूज करके। तो भाई देखो यहां पे अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज को नहीं समझ पाते कि इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस का क्या मतलब है। भाई देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने इसके भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, मैं आपको बताता हूं कि जो इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस होती क्या है, ठीक है। यहां पे देखो इसका पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, एन इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट दैट अलाउज यूजर टू डू थिंग्स, नॉट जस्ट रीड और वॉच। इसका मतलब भाई देखो, जो इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस होती है ना, वो स्टैटिक वेबसाइट्स नहीं होती, बल्कि एक डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं, एक इंटरैक्टिव वेबसाइट्स होती हैं, जिसके अंदर जो उस वेबसाइट के यूजर्स हैं वो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। मतलब वो उस वेबसाइट को जस्ट रीडिंग या वॉचिंग के लिए यूज नहीं करते, बल्कि वो उसके साथ कुछ एक्शंस, कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह यहां पे देखो सेकंड पॉइंट, इट्स अ वेबसाइट वेयर द यूजर कैन इंटरैक्ट। मतलब यूजर वेबसाइट से इंटरैक्ट करता है, किस तरह से, बाय क्लिकिंग बटन्स, ठीक है। बटन्स के ऊपर वो क्लिक करता है, मतलब एक्शन करेगा तो उसका रिएक्शन मिलेगा। फिर फॉर्म्स फिल करता है, फॉर्म सबमिट करता है, फिर वहां पे वीडियोस को प्ले करता है, ठीक है, चैट करता है, लाइव चैट करता है, और इसके बाद लाइव अपडेट्स भी उसको मिलती रहती हैं उसी वेबसाइट के ऊपर,
और जब वो इस तरह से यूजर इंटरैक्ट करता है तो वो जो वेबसाइट होती है वो उसको उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स करती है इमीडिएटली। मतलब जैसे जैसे आप इंटरैक्ट करते जाओगे वैसे वैसे जो आपकी वेबसाइट है वो आपको रिस्पॉन्ड करती रहेगी तेजी से। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन का, और यही इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन हम क्रिएट कर पाते हैं ब्लेजर वेब फ्रेमवर्क की मदद से। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, नॉर्मली वेब एप्स आर बिल्ट यूजिंग, मतलब नॉर्मली जो हम वेब एप्स बनाते हैं उसके अंदर हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। HTML यूज करते हैं वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, उसके बाद CSS यूज करते हैं अपनी वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं फॉर लॉजिक, मतलब अगर हमें अपनी वेबसाइट के अंदर इंटरैक्टिविटी मेंटेन करनी है, इंटरैक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो वहां पे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपनी लॉजिक्स लिखते हैं। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, बट विद ब्लेजर यू कैन राइट दैट लॉजिक इन C#, मतलब जो लॉजिक आप पहले जावास्क्रिप्ट में लिख रहे थे ना, आज के टाइम पे अब वो आप लॉजिक C# कोड के अंदर लिख सकते हो ब्लेजर की मदद से। द सेम लैंग्वेज यूज फॉर .NET बैकएंड डेवलपमेंट, इसका मतलब वही जो C# है जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट की लॉजिक लिख रहे हो, वही सेम लैंग्वेज आप बैकएंड डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हो, मतलब एज अ सर्वर साइड भी उसको यूज कर सकते हो और क्लाइंट साइड भी यूज कर सकते हो। ठीक हो गया, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो द नेम ब्लेजर, भाई देखो ये जो नाम रखा गया है ना इसका ब्लेजर, इसकी भी एक मेन वजह है, मतलब इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। और वो क्या है, यहां पे देखो द वर्ड ब्लेजर कम्स फ्रॉम, मतलब ये जो वर्ड है ना ब्लेजर, ये दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, और वो क्या है, पहला है ब्राउजर, दूसरा है रेजर, मतलब ब्राउजर प्लस रेजर, इसको हम कहते हैं ब्लेजर। और ऐसा क्यों है, ठीक है, इसके अंदर जो रेजर का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, भाई देखो अगर किसी ने मेरे इस लेक्चर सीरीज से पहले मेरे दूसरे लेक्चर्स देखे हैं जिसके अंदर हमने ASP.NET कोर को कवर किया है, ASP.NEट MVC को कवर किया है, तो इस तरह के अगर कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं तो वहां पे हमने रेजर को भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे कि रेजर क्या होता है। यहाँ पे देखो सबसे पहले समझो कि रेजर क्या होता है। रेजर इज अ सिंटैक्स, मतलब रेजर एक लिखने का तरीका होता है प्रोग्रामिंग का, यूज्ड इन ASP.NET फॉर कंबाइनिंग HTML एंड C# कोड। मतलब रेजर एक ऐसा सिंटैक्स है जिसके अंदर हम HTML और C# का कोड कंबाइन करके लिख सकते हैं। जिस तरह अगर किसी ने PHP पढ़ी हुई है तो PHP के अंदर भी एक सिंटैक्स होता है जिसके अंदर हम HTML और PHP का कोड मिक्स करके लिख सकते हैं। तो सेम उसी तरह हमारे पास रेजर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम HTML और C# का कोड एक ही पेज के अंदर, एक ही वेब पेज के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रेजर का कॉन्सेप्ट। ब्राउजर का कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, सो ब्लेजर, ब्लेजर क्या है, रेजर रनिंग इन द ब्राउजर। रेजर मतलब HTML और C# का कोड जो कि हम कहां पे रन कर रहे हैं, ब्राउजर में रन कर रहे हैं। तो ब्लेजर का क्या मतलब है, रेजर रनिंग इन द ब्राउजर। तो यहां पे आपने बस ये याद रखना है कि जो ब्लेजर है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक ब्राउजर प्लस रेजर। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पे बात करते हैं हाउ ब्लेजर वर्क्स, के ब्लेजर काम किस तरह से करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ब्लेजर। ठीक है, हमारे पास ब्लेजर की बेसिकली दो टाइप्स हैं। ठीक है, जिसको यूज करके हम ब्लेजर के साथ काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है ब्लेजर सर्वर और दूसरा है आपके पास ब्लेजर वेब असेंबली। अभी मैंने आपको वेब असेंबली क्या होती है उसका कॉन्सेप्ट डीप में मैंने आपको समझाया है। क्यों समझाया, क्योंकि हम अपनी इस प्लेलिस्ट के अंदर ब्लेजर वेब असेंबली के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, और फिर जब उसके ऊपर काम हो जाएगा उसके बाद हम ब्लेजर सर्वर को भी टच करेंगे। तो यहां पे आपने ये समझना है कि ब्लेजर की दो टाइप्स हैं, एक ब्लेजर सर्वर होता है और एक ब्लेजर वेब असेंबली होता है। भाई देखो नाम से ही बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि ब्लेजर सर्वर क्या करता है और ब्लेजर वेब असेंबली क्या करता है, क्योंकि वेब असेंबली के बारे में मैं प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो अब यहां पे आगे आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं ब्लेजर सर्वर की कि इसके अंदर क्या होता है। भाई देखो द ऐप रन्स ऑन द सर्वर, मतलब अगर आप ब्लेजर सर्वर को यूज करके कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो याद रखना कि उसका जो कोड है, जो उसकी जो एप्लीकेशन है वो सर्वर पे रन होती है। भाई देखो सर्वर पे जो हमारी वेबसाइट रन होती है इस एनवायरनमेंट से तो आप सब वाकिफ होगे। ठीक है, जिस तरह आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, वो सर्वर से इंटरैक्ट करती है। ठीक है, तो वहां पे सपोज करो कि कोई बटन है, आप बटन पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, आपका ब्राउजर रिफ्रेश होता है, रीलोड होता है। तो जब आप बटन पे क्लिक करते हो तो रिक्वेस्ट जाती है आपके सर्वर के पास। अब सर्वर जब तक उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है तब तक आपका जो ब्राउजर है वो रीलोड हो रहा होता है। जैसे सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके वापस रिस्पॉन्ड बैक करता है आपके ब्राउजर पे,
तो वो जो आपकी रीलोडिंग होती है वो खत्म हो जाती है और जो भी उसका आउटपुट होता है वो आपको ब्राउजर पे नजर आ जाता है। तो ये एक ट्रेडिशनल काम है जो कि हम अपनी वेबसाइट्स में देखते हैं, ठीक है। तो यही वाला काम हम ब्लेजर सर्वर की मदद से कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो तो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, सर्वर से वापस क्लाइंट के पास आती है और इस दौरान आपका जो ब्राउजर है वो रीलोड होता है, ठीक है। तो ये वाला एक पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, द यूजर्स ब्राउजर कनेक्ट्स टू द सर्वर यूजिंग अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड सिग्नल आर। मतलब अगर आप ब्लेजर सर्वर का कॉन्सेप्ट यूज करके कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो वो जो ब्राउजर होता है वो सर्वर के साथ कैसे कनेक्ट होता है, एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि ब्लेजर सर्वर यूज करता है जिसको हम सिग्नल आर कहते हैं। तो सिग्नल आर को यूज करके हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारी एप्लीकेशन है वो सर्वर पे रन होती है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, ओनली स्मॉल अपडेट्स मतलब यूआई चेंजेस आर सेंड बिटवीन द ब्राउजर एंड द सर्वर। मतलब छोटी छोटी अपडेट्स के लिए, मतलब स्मॉल यूआई चेंजेस के लिए हमारे पास ये ब्लेजर सर्वर यूज होता है जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को और सर्वर हमें रिस्पॉन्ड बैक करता है हमारे क्लाइंट को, ठीक है। तो देखो इसके एडवांटेजेस क्या है, यहां पे देखो एक एडवांटेज ये है कि इसके अंदर लोडिंग बहुत ज्यादा फास्ट होती है, स्मॉल डाउनलोड साइज होता है, वर्क्स ऑन ओल्ड ब्राउजर्स। इसका मतलब एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है ना ये ब्लेजर सर्वर, मतलब शुरू से हम इसी को देखते आ रहे हैं तो इसलिए ये पुराने ब्राउजर में भी सपोर्टेड होता है, ठीक है। और फास्ट लोडिंग होती है क्योंकि इसमें सिंक्रोनस वाला काम हो रहा होता है। अगर किसी को सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बारे में पता है तो वो मेरी बात समझ रहा होगा कि इसके अंदर सिंक्रोनसली काम हो रहा होता है और सिंक्रोनसली काम फास्ट होता है एज कंपेयर टू एसिंक्रोनस। अगर किसी को सिंक्रोनस एसिंक्रोनस के बारे में नहीं पता तो इसको हम अपने आने वाली लेक्चर सीरीज के अंदर कवर करेंगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है। फिर यहां पे देखो डिसएडवांटेजेस क्या है, नीड्स अ कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन बिकॉज इट रन्स ऑन द सर्वर। मतलब ये जो आपका ब्लेजर सर्वर को यूज करके जो भी आप वेब एप्लीकेशन बनाते हो उसमें आपको एक कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो आपके सर्वर से इंटरैक्ट करती है, मतलब आपका जो एप्लीकेशन का कोड है वो सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है, इसलिए आपको एक कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत होती है। ये इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है। फिर आगे आ जाओ, अब बात करते हैं यहाँ पे ब्लेजर वेब असेंबली की, ठीक है। वेब असेंबली का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वही सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास ब्लेजर वेब असेंबली का है, जिसके अंदर देखो क्या होता है, द ऐप रन्स डायरेक्टली इनसाइड द ब्राउजर। मैंने बताया था ना कि सी शार्प का कोड वेब असेंबली में कन्वर्ट होता है और वेब असेंबली हमारे ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होती है। तो यहां पे यही कह रहा है कि जो आपने ब्लेजर वेब असेंबली को यूज करके ऐप बनाई है वो डायरेक्टली ब्राउजर पे रन होती है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, द सी शार्प कोड इज कंपाइल्ड इनटू वेब असेंबली, अ स्पेशल लैंग्वेज दैट ब्राउजर्स कैन अंडरस्टैंड। मतलब वही बात जो मैंने अभी डायग्राम से भी आपको पीछे समझाई कि जो सी शार्प का कोड होता है वो वेब असेंबली में कंपाइल्ड होता है, कन्वर्ट होता है, ट्रांसलेट होता है। और वेब असेंबली क्या है, एक स्पेशल लैंग्वेज है जिसको ब्राउजर अंडरस्टैंड कर पाते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो यहां पे एडवांटेज बता रहा है, वर्क्स इवन ऑफलाइन आफ्टर लोडिंग, नो नीड फॉर सर्वर कनेक्शन। भाई देखो ये जो ब्लेजर वेब असेंबली की जो हम एप्लीकेशन बनाएंगे ना ब्लेजर में, उसको सिर्फ फर्स्ट टाइम इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जब फर्स्ट टाइम आपकी एप्लीकेशन रन होगी तो वहां पे उसको रिक्वायरमेंट होगी इंटरनेट की, लेकिन आफ्टर दैट जब वो वेबसाइट लोड हो जाएगी तब उसके बाद आपको इंटरनेट के कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब तब आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। फिर अगर डिसएडवांटेज की बात करें, लार्जर डाउनलोड साइज बिकॉज इट नीड्स .NET रन टाइम इन द ब्राउजर। मतलब देखो जब फर्स्ट टाइम आप अपनी ब्लेजर वेब असेंबली वाली जो ऐप है जब आप उसको रन करोगे तो उसका डाउनलोड साइज बहुत ज्यादा लार्ज होता है। क्यों? उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसके अंदर वो जो .NET का रन टाइम एनवायरनमेंट होता है ना वो हमारे ब्राउजर के अंदर ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो ऐप है इसका जो डाउनलोड साइज है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है। और लार्ज होने की मेन वजह यही है कि उसके अंदर .NET रन टाइम का जो एनवायरनमेंट होता है वो ऐड किया जाता है। ठीक हो गया, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो दो टाइप्स हैं ब्लेजर सर्वर और वेब असेंबली, इसके अंदर डिफरेंस क्या है। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि मैं डिफरेंस की फॉर्म में आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ब्लेजर सर्वर और ब्लेजर वेब असेंबली के दरमियान। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जल्दी से इन दोनों के दरमियान मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, ब्लेजर सर्वर और ब्लेजर वेब असेंबली। तो देखो सबसे पहला जो फीचर है, मतलब ये एक पैरामीटर्स हैं, इनके मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला है कोड रन जोन।
ब्लेजर सर्वर के केस में जो आपका कोड रन होता है एप्लीकेशन का वो सर्वर पे होता है, और ब्लेजर वेब असेंबली के केस में आपका कोड ब्राउजर पे रन होता है, ठीक है। उसके बाद देखो इंटरनेट नीडेड, इंटरनेट की जरूरत हमें कहां पड़ती है, देखो ब्लेजर सर्वर के अंदर ऑलवेज, मतलब हमेशा हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ब्लेजर वेब असेंबली की अगर बात की जाए तो यहां पे क्या कह रहा है, नॉट ऑलवेज, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब फर्स्ट टाइम आप अपनी ब्लेजर वेब असेंबली वाली ऐप को रन करते हो तो फर्स्ट टाइम इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इंटरनेट की जरूरत आपको ब्लेजर वेब असेंबली ऐप के अंदर तभी पड़ेगी जब आप इंटरनेट के साथ, सर्वर के साथ कोई इंटरएक्टिविटी करोगे, वरना जो ब्लेजर सर्वर एप्स होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं और ब्लेजर वेब असेंबली एप्स आपकी ऑफलाइन होती हैं, ठीक है। फिर देखो स्पीड की बात करें तो देखो फास्ट स्टार्ट स्लोअर अपडेट, मतलब फर्स्ट टाइम जब आप अपनी ब्लेजर सर्वर ऐप रन करते हो तो वो फास्ट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर वेब असेंबली की बात करें तो वो स्लो स्टार्ट होती है। लेकिन एक और डिफरेंस क्या है कि ब्लेजर सर्वर की जो ऐप होती है वो तेजी से तो स्टार्ट होती है लेकिन उनकी अपडेट स्लोअर होती है। लेकिन ब्लेजर वेब असेंबली में क्या होता है, फर्स्ट टाइम स्लो स्टार्ट होता है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आपकी एप्लीकेशन कंप्लीटली ब्राउजर पे आ जाती है तो उसके बाद वो फास्टली क्या होती है, लोड होती है। और फिर देखो ऑफलाइन यूज, ब्लेजर सर्वर एप्स के अंदर ऑफलाइन यूज नो, मतलब ऑफलाइन यूज नहीं कर सकते। ब्लेजर वेब असेंबली के जो एप्स हैं उसमें हम उसको ऑफलाइन यूज कर सकते हैं क्योंकि डेटा सारा आ चुका होता है कहां पे, आपके ब्राउजर पे। फिर देखो आइडियल फॉर, मतलब ब्लेजर सर्वर की जो एप्स हैं वो आइडियल है इंटरनल एप्स के अंदर और सिक्योर सिस्टम्स, मतलब जो इंटरनल एप्स होती हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है, सिक्योर सिस्टम्स के अंदर, तो वहां पे हम ब्लेजर सर्वर को यूज कर सकते हैं। लेकिन ब्लेजर वेब असेंबली की बात करें, जिस तरह हमारे पास पब्लिक एप्स होती हैं, ठीक है, पब्लिक ऐप मतलब ऐसी वेबसाइट्स, ऐसी वेब एप्लीकेशन जो यूजर्स आसानी से यूज कर सकते हैं, जिस तरह चैटिंग की वेबसाइट हो गई, ये अपना सोशल मीडिया की वेबसाइट हो गई, ठीक है। और फिर ऑफलाइन एप्स के लिए भी हम ब्लेजर वेब असेंबली का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये थे कुछ डिफरेंसेस सर्वर और वेब असेंबली के दरमियान। फिर आगे आ जाओ भाई। अब देखो ब्लेजर का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स, मतलब ब्लेजर के अंदर हम कंपोनेंट्स बना के क्या करते हैं, अपनी वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो यहां पे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ब्लेजर की बात हो रही है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ब्लेजर एप्स आर बिल्ट यूजिंग कंपोनेंट्स, मतलब ब्लेजर को यूज करके जो आप वेब एप्स बनाओगे वो कंपोनेंट्स को यूज करके बनती हैं। अब ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यहां पे देखो व्हाट इज अ कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या होता है, अ कंपोनेंट इज अ स्मॉल रीयूजेबल पीस ऑफ यूआई, मतलब कंपोनेंट में किसे कह रहा हूं, एक स्मॉल मतलब एक छोटा और एक रीयूजेबल कोड होता है किसका, आपके यूजर इंटरफेस का, लाइक अ बटन हो गया, ठीक है, फॉर्म हो गया या पेज हो गया। मतलब मैंने एक बटन बनाया, वो बटन मेरा एक क्या है, एक कंपोनेंट है। मतलब मैंने बटन बनाया और जब उस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो कोई इवेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब कोई कोड एग्जीक्यूट होगा, और वो जब कोड एग्जीक्यूट होगा, इवेंट एग्जीक्यूट होगा तो वो कोई टास्क परफॉर्म करेगा। तो ये पूरा क्या है, एक कंपोनेंट है। और फिर क्या है, एक फॉर्म, मतलब मैंने एक फॉर्म बनाया जिसको जब मैं फिल करूंगा और सबमिट करूंगा तो डेटा डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। तो ये मैंने एक कंपोनेंट बना लिया। अब इस कंपोनेंट को मैं बार बार रीयूज भी कर सकता हूं, सेम उसी तरह जिस तरह मैंने एक बटन का कंपोनेंट बनाया था जिस पे क्लिक करने से कोई टास्क परफॉर्म हो रहा था। तो ये एक कंपोनेंट है जिसको मैं बार बार रीयूज कर सकता हूं, फॉर्म को भी बार बार रीयूज कर सकता हूं, और कोई पेज बनाया है मैंने कंपोनेंट की शक्ल में, उसको भी मैं अलग अलग जगह पे रीयूज कर सकता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, कंपोनेंट का, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, ईच कंपोनेंट, मतलब जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाओगे उस कंपोनेंट के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। यहां पे देखो ईच कंपोनेंट हैज एन HTML पार्ट, मतलब द स्ट्रक्चर, मतलब जिस तरह अगर मैं बटन बनाऊंगा तो जाहिर बात है HTML का इनपुट टैग यूज करूंगा ना, मतलब HTML का कोड यूज करूंगा। फिर सेम इसी तरह उसके अंदर C# का कोड भी होगा, मतलब लॉजिक भी होगी। किस तरह से मैंने बताया था ना कि जब मैं किसी बटन पे क्लिक करूंगा तो एक इवेंट चलेगा, मतलब एक इवेंट हैंडलर चलेगा, और इवेंट हैंडलर्स के अंदर क्या होता है, C# का कोड होता है। तो कंपोनेंट के अंदर C# का कोड भी हो सकता है, ठीक है। फिर कैन रिसीव पैरामीटर्स, भाई अगर किसी ने प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी मेरे व्यूअर्स ये लेक्चर देख रहे हैं उन्होंने फंक्शंस का टॉपिक, मेथड्स का टॉपिक तो लाजमी पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि एक बेसिक सा टॉपिक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो मेथड्स फंक्शन के अंदर उसको हम जब कॉल करते हैं तो उसको हम पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं। तो सेम इसी तरह
कंपोनेंट जो ब्लेजर के अंदर है उनको भी हम फंक्शन की तरह पैरामीटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो कैन कॉल अदर कंपोनेंट्स, मतलब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को कॉल कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब मैंने एक कंपोनेंट बनाया और उस कंपोनेंट के अंदर मैं एक और कंपोनेंट जो कि पहले से बना हुआ है मैं उसको कॉल कर रहा हूं, ठीक है। तो ये काम भी हम कंपोनेंट के अंदर कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको यहां पे बताता हूं, मैंने बताया था ना कि रेजर पेजेस हम बनाते हैं जिसके अंदर हम ये जो ब्लेजर के कंपोनेंट्स हैं उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक रेजर पेज दिखाता हूं, और रेजर पेज के बारे में मैंने क्या बताया था, जिसके अंदर HTML और C# का कोड हम कंबाइन करके लिखते हैं, ठीक है। तो मैं एक ऐसा रेजर पेज आपको दिखाने लगा हूं जिसके अंदर मैंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, ठीक है। सिंपल सा कंपोनेंट है। यहां पे देखो, ये आपको H3 और P का टैग नजर आ रहा है, मतलब ये HTML का कोड है। और फिर नीचे देखो, ये जो @ कोड के बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है, इसके बीच में यहाँ पे आपको ये जो नजर आ रहा है ये C# का कोड है। और फिर यहाँ पे देखो इसके ऊपर मैंने एक बटन बनाया हुआ है, और बटन के ऊपर यहाँ पे देखो उसके ऑन क्लिक के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, एक फंक्शन कॉल किया हुआ है। और ये फंक्शन मैंने डिक्लेयर कहाँ पे किया है, यहाँ पे देखो, ये जहाँ पे मैंने C# का कोड लिखा है यहाँ पे मैंने फंक्शन क्या किया है, क्रिएट किया हुआ है। और इसके अंदर देखो क्या काम हो रहा है, मैंने एक वेरिएबल बनाया काउंट के नाम से 0, और इस 0 के अंदर देखो इस फंक्शन के अंदर जब आप आओगे तो 1 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस हो रहा है। इसका मतलब जब जब आप इस बटन को क्लिक करोगे ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, काउंट के अंदर क्या कर रहा है, 1 1 इंक्रीमेंट कर रहा है। तो वो जो 1 1 इंक्रीमेंट कर रहा है काउंट के अंदर, तो काउंट का वेरिएबल यहां पे देखो पैराग्राफ के अंदर काउंट का वेरिएबल मैंने यहां पे कॉल किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा एक कंपोनेंट मैंने बनाया हुआ है जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक बटन बनाया है, जब उस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो C# का कोड एग्जीक्यूट होगा, और वो कोड क्या करेगा, इस काउंटर के अंदर 1 1 इंक्रीमेंट करता जाएगा। तो ये बेसिकली एक रेजर पेज है, मतलब ब्लेजर के अंदर एक रेजर पेज है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे HTML और C# का कोड कंबाइन करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कोड मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम ब्लेजर में वर्किंग किस तरह से करने वाले हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। तो अब यहां पे देखो वाई यूज ब्लेजर, ब्लेजर को यूज क्यों किया जाए, ठीक है। यहां पे देखो क्या कह रहा है, यू कैन यूज C# एवरीवेयर, मतलब ब्लेजर को यूज करके आप C# को हर जगह पे यूज कर सकते हो, मतलब क्लाइंट साइड पे भी और सर्वर साइड पे भी, मतलब फ्रंट एंड में भी और बैक एंड में भी। फिर यहां पे देखो वर्क्स वेल विद ASP.NET कोर APIs। भाई APIs का कॉन्सेप्ट जिस तरह आप सबको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसी वेब एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है जिसके अंदर APIs का कॉन्सेप्ट यूज ना हो रहा हो। तो ये जो ब्लेजर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये .NET ब्लेजर है इसलिए ये ASP.NET कोर APIs के साथ बहुत स्मूथली काम कर सकता है, ठीक है। फिर यू कैन रीयूज योर .NET कोड एंड लाइब्रेरीज, मतलब जो .NET का कोड है, जो उसकी लाइब्रेरीज होती हैं, वो आप ब्लेजर की मदद से बहुत ज्यादा आसानी से रीयूज कर सकते हो, जिससे डेवलपर की जो एफर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। तो ये भी इसकी एक मकबूलियत की वजह है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग एंड डीबगिंग टूल्स मेक डेवलपमेंट इजियर। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग मतलब जहां पे हम डेटा टाइप्स स्पेसिफाई करते हैं ताकि उसको हम थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बता सकें कि इसके अंदर सिर्फ इसी टाइप का डेटा जा सकता है। और फिर इसके साथ साथ डीबगिंग टूल्स भी हैं ताकि हम एरर्स को आइडेंटिफाई कर पाएं और उनको रिजॉल्व कर पाएं, ठीक है। तो ये भी एक खासियत है ब्लेजर को यूज करने की। फिर देखो सपोर्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट सो इट इंटीग्रेट्स स्मूथली विद विजुअल स्टूडियो। इसका मतलब यहां पे कह रहा है कि ब्लेजर चूंकि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, यही वजह है कि इसकी जो इंटीग्रेशन है वो विजुअल स्टूडियो के अंदर स्मूथली काम करती है। इसका मतलब विजुअल स्टूडियो को यूज करके आप ब्लेजर एप्स जो बनाओगे वो आप इजीली बना सकते हो, स्मूथली बना सकते हो, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब देखो कॉमन यूजेस ऑफ ब्लेजर, मतलब ब्लेजर .NET ब्लेजर को यूज करके हम कौन कौन सी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन से उसके कॉमन यूज हैं। यहाँ पे देखो ब्लेजर को यूज करके हम डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, एडमिन पैनल्स बना सकते हैं, ठीक है। फिर इंटरनल कंपनी टूल्स, मतलब एक कंपनी है उसके अंदर कोई टूल बनाना है, ठीक है, मतलब उनकी एक वेबसाइट, उनका एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसी को सपोर्ट करने के लिए मुझे कोई एक छोटा सा टूल बनाना है, तो उसके लिए भी आप ब्लेजर को यूज कर सकते हो। फिर देखो इंटरैक्टिव फॉर्म्स एंड CRUD एप्स। CRUD एप्लीकेशन आपको पता है ना, जिसके अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रीड वाला काम हो रहा होता है, ठीक है। और फॉर्म्स वगैरह आप ये सारी चीजें भी ब्लेजर की मदद से बना सकते हो। इसको हम अपने इसी लेक्चर सीरीज के अंदर देखेंगे कि किस तरह से हम इसको क्रिएट करते हैं। फिर देखो प्रोग्रेसिव वेब एप्स, ठीक है, मतलब PWAs, मतलब ऐसी वेब एप्स जो कि टाइम टू टाइम प्रोग्रेस कर रही होती है, मतलब अपडेट हो रही होती है, वो भी हम ब्लेजर की मदद से बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे इस लेक्चर की लास्ट स्लाइड और यहाँ पे हमारा लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।